नहीं, पहले इसको पोज किया था तब अब दोबारा से। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, देखो हमने पढ़ा है गोस लॉ के अकॉर्डिंग कि कितना फ्लक्स होता है अगर किसी बॉडी के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो कितना फ्लक्स पास होगा इसके अंदर से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, कोई चार्ज पार्टिकल बाहर है, सोर्स इसके ऊपर Q चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चलती है, अब कितना फ्लक्स इसके अंदर से पास होगा? बोलो बच्चों, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। तरुणिका चौहान बताओ, अब इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा? जवाब दो। हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे कोई सोर्स, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज करती है, और उसी के रास्ते में ये एक मेटेलिक बॉडी है ना, कैविटी इसके अंदर यहाँ पे इस पोर्शन में, तो कितना फ्लक्स पास होगा इस बॉडी से? सर जीरो। जीरो। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इन द बॉडी एंड कम्स आउट, एंटर भी करती है और बाहर भी निकलती है। तो याद रखो हमेशा फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा? अगर चार्ज पार्टिकल अंदर रखा हुआ है, अगर चार्ज पार्टिकल अंदर है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो बाहर आएंगी, तो इस केस में फ्लक्स होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई बॉडी इस तरह से है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान के चले आगे बढ़ के, या मैंने यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है इस पोर्शन में, तो जब एंटर करेंगी वो फ्लक्स होता है नेगेटिव, है ना, और जब वापस बाहर आएंगी तो वो पॉजिटिव। तो जितना एंटर किया सेम बाहर भी निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स? जीरो। ठीक है, तो याद रखना। और अगर हम खाली प्लेट की बात करें, ये कोई प्लेट है, मेटेलिक प्लेट सपोज, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है और इसके अंदर से पास होके ऐसे चली जाएंगी, तो अब क्योंकि ओपन बॉडी है, पूरी कब होती अगर ये इस तरह से कवर करती, क्योंकि ओपन है तो अब ऐसे समझेंगे कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होंगी ये पॉजिटिव वे में कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसे समझो कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और इससे जो निकलने वाला है वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन याद रखो अगर कोई क्लोज बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से एंटर करती है उसके अंदर और फिर बाहर निकल के आती है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, वो होगा जीरो। ठीक है ना। तो पहली एप्लीकेशन क्या है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, कि कभी भी थंडर स्टॉर्म के टाइम पर जब गड़गड़ाहट या आवाज लाइटिंग होती है बादलों की, तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को सबसे अच्छा ये रहता है, इट इज सेफेस्ट टू सिट इन द मेटेलिक बॉडी, कार, बस, जो भी तुम्हें मेटेलिक बॉडी मिले उसके अंदर बैठ जाना चाहिए, है ना। दूसरा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और उनको हम यूज करते हैं और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको भी किसी मेटेलिक बॉडी के अंदर रख देना चाहिए। इसी तरह से हमारे कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल का मतलब जो सिग्नल वाले हैं, जैसे तुमने देखा होगा जो नेट वगैरह में यूज करते हैं, तो उसको भी हम क्या करते हैं? किसी मेटेलिक बॉडी के अंदर रख के सेव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या है मेन प्रिंसिपल कि किसी भी बॉडी को, मेटेलिक बॉडी को या किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको किसी मेटेलिक बॉडी के अंदर रखते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इस टॉपिक के बारे में काफी कुछ बताया था, बस ये याद रखो कि अपने आप को कभी भी, जो तुम डेली लाइफ में देखते हो, कभी भी क्लाउडिंग की थंडर होती है, थंडर स्टॉर्म, तो उस टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे?
मेटेलिक बॉडी के अंदर बैठ जाओगे। ये इसकी बेटर ये रहेगा कि मेटेलिक बॉडी के अंदर बैठे, रोड पे खुला स्पेस होता है, वहां पे हमें लाइटिंग का खतरा ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अब ये क्या होता है? देखो कैपेसिटेंस वर्ड है कैपेसिटी से, तो यहाँ पे कैपेसिटी किसकी है? हमने चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जिसकी पोटेंशियल क्या होगी? चार्ज को होल्ड करने की, अपने अंदर रखने की, है ना? तो क्या बोलोगे? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी to hold the charge is called electrostatic नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। तो क्या होगा कि कोई भी बॉडी है वो जितना चार्ज अपने अंदर रख सकती है, होल्ड कर सकती है, उसको क्या बोलेंगे? उसका कैपेसिटेंस। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है? तो किसी भी बॉडी की बात करें, वो किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइड हो की फॉर्म में हो सकती है, क्यूब की फॉर्म में हो सकती है, तो या सिलेंडर की फॉर्म में हो सकती है। ये तो आप देखते भी हो अपने घर के अंदर फैन, ये तो आप घर में देखते भी हो सिलेंड्रिकल बॉडी की फॉर्म में, कि जो घर में फैन, कूलर या कुछ भी डिवाइसेस हैं या टीवी वगैरह में, उसमें छोटे साइज में होता है, तो उसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। तो किस तरह से होता क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि कुछ चार्ज अपने अंदर ये कंजर्व करते हैं, होल्ड करते हैं, और उसी को इसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। जितना चार्ज कोई बॉडी ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सकती है, रख सकती है अपने अंदर, उतनी उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है? क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल। पहले भी जैसे वर्क की बात की थी, भाई कितना ज्यादा चार्ज रख सकता है, जितना उसका पोटेंशियल होगा। कैपेसिटी से मतलब उसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो चार्ज रखेगा। तो क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन विल रिप्लेस बाय इक्वल एंड कम अ कांस्टेंट सी, और ये सी को ही हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अब क्या होता है कि जितना वो चार्ज रखेगी पर यूनिट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, उतना उसका क्या बोला जाएगा? कैपेसिटेंस। अब यूनिट क्या होगी इसकी? देखो, एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा, कूलम पर वोल्ट। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और पोटेंशियल की यूनिट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, वोल्ट। ये यूनिट भी है और इसकी यूनिट भी, सॉरी, क्वांटिटी भी को भी बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट को भी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी यूनिट होती है फैरड। बहुत बड़ी यूनिट। हेलो, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है बच्चों? नो सर। तो ये काफी बड़ी यूनिट होती है फैरड। इससे छोटी यूनिट, कुछ प्रॉब्लम है बच्चों? फैरड, मिली फैरड, माइक्रो फैरड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये इसका सिंबल है एफ, मिली एफ। तो घर में जो यूज करते हैं हम, वो लगभग 2.5 या 3, जो घर का फैन होगा तुम्हारा, उसकी जो कैपेसिटी होगी माइक्रो फैरड में 2.5 या 3 या 4, 5 का कूलर वगैरह में यूज करते हैं। 1 किलोवाट की कैपेसिटी का जो कूलर होता है
बाकी घर में जो फैन होता है 50-60 वोल्ट का, उसमें लगभग कितना यूज करते हैं? 2.5। देखना जरा, अगर घर में कोई रखा होगा 2.5 या 3 या 2 माइक्रोफैरड, या कुछ सिंबल ऐसे भी बना होगा एम करके, है ना, ये तो उसका मीन्स माइक्रो को इस तरह से भी लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिर से कैपेसिटेंस क्या होगा? किसी भी बॉडी की वो कैपेसिटी जो उसको चार्ज रखती है, उतनी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या होगा? अब कितना चार्ज रख सकती है वो उसके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q/V। अब ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है कि बॉडी का साइज कैसा है, शेप कैसी है, परमिटिविटी कैसी है, कि उसके चारों ओर का मीडियम कैसा है ना, इस तरह से कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो जल्दी। Capacitance of a body depends upon following factors. देखो किस किस पे डिपेंड करेगा? अगर बॉडी का साइज छोटा होगा, है ना। दूसरा शेप पे भी डिपेंड करता है कि शेप किस तरह की है, वो हम पढ़ेंगे किस किस वे में ज्यादा आ सकता है, किस में कम आ सकता है। तो पहला होगा शेप एंड साइज। दूसरा बड़ा साइज होगा तो ज्यादा कैपेसिटी होगी, छोटा होगा तो कम कैपेसिटी होगी। वही जैसे कोई कंटेनर है, वाटर को रखते हैं, तो बड़ा कंटेनर होगा तो ज्यादा कैपेसिटी होगी उसकी, ज्यादा लिक्विड आ सकता है, छोटी होगी तो छोटा रहेगा। दूसरा कि हमारा जो है मीडियम किस तरह का है उसके चारों तरफ, मीन्स कि जैसे हमारा इस तरह से बनाए कि एक प्लेट है और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक है। दूसरी प्लेट हमने ये रखी है। देखो फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूले को पढ़ेंगे। C इक्वल टू Q/V। मीन्स किसी बॉडी का जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना कम कैपेसिटेंस। मैंने बोला जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना कम उसका कैपेसिटेंस होगा। चार्ज का प्रोसेस उल्टा है। मैंने बोला चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, लेकिन कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी में क्या होगा? जितना ज्यादा पोटेंशियल बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक दो पॉइंट के बीच, उतनी उसकी क्या होगी? कम कैपेसिटी होगी, कम कैपेसिटेंस होगा। तो किस तरह से करेंगे कि अगर हमने इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते हैं इस तरह, पहला फैक्टर, और अगर मैं इसका साइज और भी बढ़ा देता हूं तो और भी ज्यादा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारी इसके पास में एक दूसरी बॉडी है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसके पास में कोई दूसरी बॉडी अगर हम रखते हैं तो उससे भी हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट होगा प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, प्रेजेंस ऑफ अदर, या इंसुलेटिंग भी होगा, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टिंग बॉडी नियर दैट कंडक्टर, नियर दैट कंडक्टर। अब इसके पास में हमने एक बॉडी को रखा, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे समझे, मान के चले इसके ऊपर चार्ज है, इसकी कोई कैपेसिटी है, चार्ज कुछ रखता है,
पास में एक बॉडी और रखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए 3 मेथड पढ़े हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और रबिंग, है ना। रबिंग को बड़े अच्छे से समझते हो, कंडक्शन को भी अच्छे से समझते हो कि मान के चलो किसी बैटरी को चार्ज करना है तो इसे वायर की हेल्प से कनेक्ट करते हैं और वायर के थ्रू करंट इसमें सेंड करते हैं और करंट जाएगा तो चार्ज इसके अंदर जाके कंजर्व हो जाता है। करंट क्या है? चार्ज की मूविंग कंडीशन, मोशन कंडीशन है। भाई करंट क्या है कि जब चार्ज फ्लो करने लगे तो उसे करंट बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो जब जाके कंजर्व होगा, इकट्ठा होगा, तो उससे इसका कैपेसिटेंस बन जाएगा। अब इसी तरह से हमारी इस प्लेट के ऊपर चार्ज रेस्ट फॉर्म में है। बस हमने क्या किया, इसको इसके पास में एक दूसरी बॉडी को रखते हैं, मेटेलिक बॉडी रखते हैं या इंसुलेटिंग। अब इसकी वजह से इसकी बॉडी के जो क्लोजर सरफेस है, ये वाला मान के चले इस तरह से कि हमारे पास ये एक प्लेट है जो सामने से इस तरह दिखाई देती है लाइन फॉर्म में, है ना। लेकिन इस तरह से सामने रखते हैं तो पूरा का पूरा एरिया दिखाई देता है। तो इस तरह से देखते हैं, सामने इस तरह एक लाइन दिखाई देती है, इसी के पास में एक दूसरी प्लेट को रखते हैं तो इसका जो क्लोजर सरफेस है, इस क्लोजर सरफेस के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और चार्ज किस तरह का? अगर ये पॉजिटिव है तो अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज इंड्यूसेस द नियर सरफेस, इस तरह से। अब इस मेटल के अंदर, इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज, जैसे मैं पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, भाई अभी ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलने का एफर्ट करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि रास्ता नहीं है, कोई कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, पोटेंशियल उतने लेवल का नहीं है, तो आराम से आके प्लेट के ऊपर रुक जाते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा तो चार्ज, मैंने बोला था कि विदाउट एनी सोर्स भी फ्लो करने लगते हैं, वो हाई पोटेंशियल के केस में होता है। अब नेगेटिव सरफेस पे आया तो पॉजिटिव कहाँ पे इंड्यूस होगा? ऑन द अदर सरफेस, इस तरह से। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि मान के चलें ये पॉजिटिव चार्ज हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज है हमारा और उसके पास में किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल, ये V। तो इसका फॉर्मूला क्या था नंदिनी? क्या फॉर्मूला था? अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसके पास में किसी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल देखना है, तो क्या फॉर्मूला था? 1/4 pi epsilon naught q by r। 1/4 पाई C और Q अपॉन R, ये है ना, जितनी डिस्टेंस होगी। यस सर। इसी तरह से इस प्लेट, मान के चलो पहले ये प्लेट नहीं है, एब्सेंट है, और इसका पोटेंशियल यहाँ पे था कुछ V, लेकिन जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रखा है तो क्या हुआ? इसके पोटेंशियल की वजह से इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? अट्रैक्ट किए, और अट्रैक्ट करने के बाद वो सब कहाँ गए? इस सरफेस पर। तो कुछ एनर्जी इसकी यूज हुई है ना इसमें, है ना बच्चों। फिर से समझो कि मान के चलो भी इस प्लेट की वजह से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है टोटल जो भी है, और यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल B है, लेकिन जैसे ही हम प्लेट को रखते हैं, सेकंड प्लेट, ये फर्स्ट ये सेकंड, जैसे ही सेकंड प्लेट को रखते हैं तो क्या होगा? इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, इंड्यूस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन, है ना। इंड्यूस होके सबके सब एक प्रेरणा मिलती है इनको कि पॉजिटिव चार्ज है, चलो आते हैं। जैसे मैंने खाने वाला एग्जांपल दिया था कि खाना यहाँ पे रखा है और तुम सबको यहाँ पे बैठा दिया जाए तो क्या होगा? और रास्ता है नहीं बीच में, है ना, खाई है बड़ी सी, तो क्या हो जाएगा? सब यहाँ बैठ जाओगे। लेकिन अगर पोटेंशियल सबका बहुत अच्छा है, यानी तुम्हारा खुद का, है ना, मीन्स या ये कह दे कि बीच का पोटेंशियल तुम्हें भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाए, तो सब के सब जंप करके यहाँ भी आ जाओगे। लेकिन उतना नहीं है, उतना चार्ज अभी यहाँ पे नहीं कि ये सब के सब अट्रैक्ट करके यहाँ तक आ जाए। वरना अगर इस प्लेट का साइज बहुत बड़ा कर दें, और बड़ा साइज के का एग्जाम्पल मैंने बोला था क्लाउड्स, है ना, क्लाउड्स का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी का चार्ज होता है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब चार्ज होगा तो क्या करते हैं? हमारी अर्थ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अपर लेयर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसकी डिस्टेंस भी कम रहती है उस टाइम पे। तो उसी तरह से, लेकिन अभी उतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, है ना, B है, कम है, तो सब क्या होंगे कि यहाँ पे अट्रैक्ट
होके इस सरफेस पर इंड्यूस हो जाते हैं। तो इस सरफेस पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, और दूसरी अदर सरफेस पर, इस प्लेट पर पॉजिटिव। क्योंकि रहता रियल में क्या है कि पूरी प्लेट है, कुछ थिकनेस तो जरूर होगी, जहां जहां से एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं वो यहाँ पे आ गए, और पॉजिटिव जो चार्ज बचता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो दूसरे सरफेस पे चला जाता है, इस तरह से। तो इस प्रोसेस में कुछ तो एनर्जी इसकी यूज हुई होगी बच्चों, भाई इसने इंड्यूस किया सामने वाली प्लेट के ऊपर चार्ज, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अब इसने क्या किया, पोटेंशियल कम किया। फॉर्मूला फिर से देखो, Q अपॉन V। अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V था पहले, लेकिन इंड्यूस करने में कुछ कम हो गया, तो क्या होगा, मान के चलो V1 हो जाता है, और पहले था कितना, C = Q अपॉन V। चार्ज तो उतना ही है अभी भी इस प्लेट पर, चार्ज Q ही है, लेकिन अब पहले V था, अब कितना हो जाता है, V1। तो कैपेसिटी बताओ कम होगी या नहीं होगी इसकी। फिर से सुनो, मान के चलो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है 4 कूलाम, है ना, 4 कूलाम इसके ऊपर चार्ज है, 4 कूलाम अभी भी है, लेकिन जो इसकी मैंने बोला था क्यों डिपेंड करता है V पर, कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज आ सकता है उसके ऊपर, कब, जितना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा। मेरी बात इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, थोड़ा समझो जरा, पहले इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। हमने बोला किसी भी बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा चार्ज आ सकता है जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे। ये मीन्स इस प्लेट के ऊपर जितना पोटेंशियल लगाएंगे उतना ज्यादा इसके ऊपर चार्ज आ सकता है। चलिए, अब इसकी वजह से जो चार्ज आ गया उसकी वजह से यहाँ पे V है। अब हमने क्या किया, ऐसा प्रोसेस अपनाया, इस तरह से कोई मेथड लिया कि ये V ना रह के V से कुछ कम हो जाए। तो V से कुछ कम हो गया, मान लो पहले 4 कूलाम था और वोल्टेज है 1 वोल्ट, अब 1 से कम हो गई तो चार्ज तो 4 ही है। थोड़ी देर के लिए समझो जरा, चार्ज तो 4 ही है, तो 4 चार्ज रहने पर भी वोल्टेज पहले से कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है, और चार्ज इसके ऊपर अब आ सकता है, और अगर चार्ज और आ सकता है तो इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। अरे आई है समझ में नहीं बात, हेलो, गुंजन, साक्षी, कृतिका, ज्योति, आई बच्चों ये समझ में नहीं। यस सर, आ गई। Yes, sir. पहले हमारा ये कंटेनर है ऊपर तक फिल है, हमने क्या किया, कुछ मेथड ऐसा लिया कि इसका पोटेंशियल डाउन हो गया पहले से, क्योंकि जितना पोटेंशियल कम उतना कैपेसिटी ज्यादा, तो कंटेनर का साइज ऐसे समझो कि बढ़ गया पहले से। भाई कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब क्या है, उसका कंटेनर का साइज बढ़ जाना, मीन्स कैपेसिटी बढ़ना, यही तो है कि उसका साइज बढ़ जाएगा। रियल में नहीं, मैं तो ये क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कंटेनर का। पहले कंटेनर को देखो, यहाँ 4 लीटर था कोई लिक्विड, अब हमने क्या किया, कुछ मेथड ऐसा अपनाया कि इसका साइज बढ़ गया कंटेनर का, 4 की जगह 5 लीटर का हो गया। लेकिन पहले क्योंकि 4 लीटर भरा था, 4 लीटर तो अभी भी है, तो अब और कितना फिल कर सकते हैं इसमें, 1 लीटर, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। उसी तरह से हमने यहाँ पे किया है। हमें क्या करना है, बस लॉजिक किस पे काम करना है, V पे काम करना है, कि V को कम करेंगे C अपने आप बढ़ जाएगा। अरे ठीक है ना, तो पहले इस पे चार्ज था कुछ, हमने एक बॉडी ऐसा मेथड लिया, हमने जब देखा प्रैक्टिकल करके कि अगर किसी भी चार्ज बॉडी के पास में कोई दूसरी बॉडी रख देते हैं तो उससे उसका पोटेंशियल डाउन हो जाता है। पहले V था, V से कम हो गया, V से कम होते ही C की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कुछ बोले सर, अभी तो इसमें चार्ज 4 कूलाम बोल रहे थे, 4 कूलाम ही अभी है बेटा, 4 कूलाम है, लेकिन अगर आप इसको चार्ज और दोगे तो इसमें 5 आएगा, मीन्स जहां तक ये इसकी कैपेसिटी बनी होगी 5, 6, 7, ठीक है ना। मीन्स डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के ऊपर, क्योंकि इन दोनों का रेशो डिसाइड करता है C को। जैसे हमने ओम्स लॉ को पढ़ा था कि अगर V कम हुआ है और C की वैल्यू फिर बढ़ी है, तो उस तरह से इनका एडजस्टमेंट होके ये हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला फैक्टर क्या था, शेप साइज, दूसरा क्या है कि प्रेजेंस किसी भी दूसरी बॉडी का, कि उसके पास में कितनी डिस्टेंस पर है, वो चलो अभी आएंगे फॉर्मूले में कि उसकी प्रेजेंस क्या है,
है ना, तो प्रजेंस से भी सी की वैल्यू डिपेंड करती है। तीसरा डिपेंड करता है पास के मीडियम पर, कि परमिटिविटी क्या है, एयर है या कोई दूसरा मीडियम है। अब वो कैसे, यहाँ पे देखेंगे। मान के चले हमने कोई मेटेलिक एयर ना लेके कोई मीडियम लिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या किसी दूसरे तरह का। अभी ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसी तरह से। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई था वैक्यूम में, पहले ई है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस तरह से। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। लेकिन बीच में जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते ही अगर यहाँ पे कोई कंडक्टिंग बॉडी रखते, तो कंडक्टिंग बॉडी रखने पर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो क्या होगा, V की वैल्यू कम हो जाएगी। V क्यों कम होगा समझो जरा। मान के चले इस प्लेट से इस प्लेट तक मुझे किसी चार्ज पार्टिकल Q0 को लेके आना है। ये Q0 है इंफिनिटी पर, यहां तक लेके आया हूं, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब मुझे इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके आना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो यहीं पर है, V, जो मैंने पहले अभी एग्जांपल दिया था वो V है। और V को हमें क्या करना है, कुछ ऐसा मेथड लेना है जिससे डिक्रीज हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए पहले ये समझो V की फॉर्म में, कि हमें Q0 को इस प्लेट से इस पर शिफ्ट करना है। तो Q0 को जब आप लेके आओगे किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q0, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप चलते गए और आपने कितना वर्क किया, W। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाओ। जब हमने कोई कंडक्टिंग बॉडी रखी है अभी, तो आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे, वर्क करोगे, सपोज W1, है ना। फर्स्ट टाइम आपने W1 किया, लेकिन आप जब मेटेलिक बॉडी के अंदर एंटर करते हो तो यहां से यहां तक आपने वर्क कितना किया, 0। और फिर आप आगे बढ़ते हो, यहां पे वर्क कितना किया, W3। तो पहले ज्यादा था या अब ज्यादा होगा, पहले सोचो। पहले आप प्लेट, दोनों प्लेट वही है, यहां से यहां तक चले थे, लगातार वर्क किया था। लेकिन अब इस पोर्शन में किया, फिर आगे इसमें किया। ये वाली मान के चलो T थिकनेस थी ये, और वो है कितनी, D थिकनेस। पूरा जो स्पेस है दोनों प्लेट के बीच D, यहाँ पे है T। तो T डिस्टेंस में तो आपने वर्क ही नहीं किया, और वर्क नहीं किया तो इसका मतलब अब जो पोटेंशियल होगा वो पहले से कम होगा। मान के चलो अब 1 है, पहले था V, तो V1 की वैल्यू V से कम होगी। और यही हमें करना था, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं कि कोई भी ऐसा मेथड ले लो C को बढ़ाने के लिए। फॉर्मूला ये याद रखो, अगर C को इंक्रीज करना है, क्योंकि चार्ज के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि चार्ज तो जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, V को कम करना है। इस प्रिंसिपल पे चलेंगे कि हर बार हमें V कम करना है। कोई कितने भी मेथड ऐसे लगाएं, जितने भी लगा सकते हैं, कि V कम हो जाए बस, उसका C अपने आप बढ़ जाएगा। C बढ़ेगा, इसका मतलब बोले सर चार्ज, फिर से सुन लो, कुछ के मन में आ रहा होगा, सर हमने पहली फर्स्ट टाइम 4 कूलम दिया, अगर C बढ़ गया तो आप 5 भी दे सकते हो, प्लस दोगे, कैपेसिटेंस बढ़ गया। कंटेनर वाला एग्जांपल बताया था, कंटेनर 4 लीटर का है और इसी का साइज हमने बड़ा कर दिया, मेटल को पतला बना लिया, है ना। कंटेनर की जो दीवार थी जिससे भी ये बनाया, स्टील से या कॉपर से, जिस चीज मेटल से बनाया, उस दीवारों को पतला पतला बनाया, तो कंटेनर का साइज बढ़ जाएगा। अब जितना लिक्विड था हमारे पास वो अभी भी भरा हुआ है, लेकिन कैपेसिटी तो बढ़ गई, 4 की जगह प्लस। और अगर आप और भरने लगो इसमें लिक्विड, तो आएगा या नहीं आएगा। उसी तरह से अगर चार्ज और भरने लगो तो वो आएगा, बस डिपेंड किस पे, कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए उसका एक बार। और कैपेसिटेंस किससे बढ़ता है, V को कम करके। तो किस किस तरह से V कम कब हो सकता है, कि उसका शेप और साइज पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा होगा। दूसरा, कि उसके पास में कोई दूसरी कंडक्टिंग बॉडी रखे या कोई दूसरी बॉडी रखे, जरूरी नहीं कंडक्टिंग हो। नहीं आ रही फिर से हेलो, अरे सबको नहीं आ रही आवाज? सर आ सर आ रही है। सर आ रही। बेटा देखो जरा अपने सिग्नल। हेलो, यस सर। अच्छा एक चीज और, 10 बजे है तुम्हारी क्लास बच्चों? यस सर। यस सर। केमिस्ट्री, ठीक है तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो समझ आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ अब,
कि हमें किसी भी तरह v को कम करना है, v को मिनिमाइज करना है, कैसे भी करके जितना कम कर सकते हैं। और उसके लिए पहला मेथड शेप साइज, दूसरा किसी दूसरी बॉडी की प्रेजेंस